बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में ये आपका अगला चैप्टर है जी, 9वां। आपको पता है पिछले लेक्चर में फ़िनिश किया था, उसकी एक्सरसाइज भी जो मैंने करवानी थी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो करवा दी थी। ये बच्चों 10वां और आखिरी फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर है आपका। 10वां और आखिरी इसलिए कह रहा हूँ कि उससे अगला 11वां आपको पता ही है सबको कि हम पढ़ चुके हुए हैं। तो 10वां चैप्टर आपके सामने ये स्मार्ट सिलेबस है जी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसकी हेडिंग आप देख रहे हैं तो नाम से ही फ़ौरन आइडिया हुआ होगा कि कुछ किस तरह की चीज़ें हमने पढ़नी है यहाँ पे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हमें पता है लाइट के बारे में, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लाइट का यूज़ करते हुए हमें चीज़ों को वाज़े करके या क्लियर करके दिखाते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं, तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। टेलीस्कोप हो गई, माइक्रोस्कोप हो गई, इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नाम से ज़ाहिर है। और ये सारी लिस्ट है जी जो टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स बच्चों ये चैप्टर तकरीबन सारा ही है, बिल्कुल आखिरी बस 2 टॉपिक्स हैं, बिल्कुल एंड पे जाके कहीं वो जो देखेंगे जब एंड पे हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर की थ्योरी में, वो बस नहीं है, बाकी पूरा चैप्टर ही है ये वाला। तो ये आपके सामने आपका एक शॉट आपको दे दिया मैंने इसका, आपके स्मार्ट सिलेबस का। और बात शुरू करते हैं बच्चों। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी ये भी मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 10 के आपके नोट्स आपको पता है कि आपके पास नहीं हैं, ये समहाउ नहीं अवेलेबल हो सके अभी तक। तो ये हम मोस्टली ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर ये समझाऊंगा, और ये मोस्टली टेक्स्ट बुक से ही हम देखेंगे। तो थोड़ी सी आपकी, चलिए ये भी टेक्स्ट बुक की भी आपकी ये थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और अच्छी बात है, हो जाएगी टच ज़रा ज़्यादा बेहतर आपका टेक्स्ट बुक का यहाँ रहेगा इस चैप्टर में। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि हमने कहा, इसकी हेडिंग है। अब इसका जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, जो स्टार्ट किया इस किताब वाले ने, तो इंट्रोडक्शन के पैरे में जो हमें कुछ चाहिए नहीं है सच, उसमें जस्ट ये बताया है उसने कि जी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं टेक्स्ट बुक आपके सामने रख दूं, ये जल्दी से मैं आपको दिखा दूं। तो कहता है जी, इन दिस चैप्टर सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन विल बी डिस्कस्ड। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होंगे? जो हमारी देखने की सलाहियत की मदद करते हैं यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये समझिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है। दी इंस्ट्रूमेंट्स, वो आलात, विच एड आवर विजन, जो हमारे देखने की सलाहियत की मदद करते हैं, यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और फिर क्या कुछ होगा? द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर द मैग्नीफाइंग ग्लास। ये मैग्नीफाइंग ग्लास हम देखेंगे कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं इसको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स। वी शैल ऑल्सो स्टडी, कहता है, मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर्स ऑफ दीज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये शुरू में अभी बात हो जाएगी इनकी। द स्पेक्ट्रोमीटर एंड एन अरेंजमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड। स्पेक्ट्रोमीटर एक अल्लाह हमने डिस्कस करना है, स्पीड ऑफ लाइट कैसे मेजर हो सकती है उसका एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है। एन इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर्स which has developed a great importance in medical diagnostics, telecommunication and computer networking is also included। तो ऑप्टिकल फाइबर हैं जिनका इस्तेमाल है तिब्बी तशख़ीस में, तिब्बी तशख़ीस, बीमारियों की तशख़ीस में, और टेलीकम्युनिकेशन यानी मवासलाती निज़ाम जो होते हैं, आपको पता ही है, ऑप्टिकल फाइबर उनमें इस्तेमाल होता है जो इंटरनेट वगैरह के लिए, और कंप्यूटर नेटवर्किंग वगैरह में। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बता दिया कि इसमें क्या कुछ होने लगा। पहला टॉपिक आपका ये है, आपके स्मार्ट सिलेबस में भी इसी का जिक्र है। पहले टॉपिक के तौर पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वाज़े देखने का कम तरीन फासला, डिस्टिंक्ट, वाज़े, क्लियर, कम तरीन फासला जिस पे हमें वाज़े नज़र आता है। तो बच्चों आप सब ऑलरेडी जानते हैं अगर आप किसी चीज़ को, कोई बारीक बारीक कोई चीज़, कोई लिखाई, कोई लिखी हुई है, तो ये मसलन कुछ और नहीं, चलिए मेरे पास इस वक्त ये मार्कर मेरे पास है, तो ये मैं इसकी लिखाई आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जितनी ज़्यादा करीब आती जाएगी उतना ही ब्लर्ड होता जाएगा, और यानी धुंधला होता जाएगा। दूर जाएगी तो कुछ, ये देखें वाज़े नज़र आना शुरू हुआ। ये कैमरे में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल बनी है, लेकिन आपकी आँख में भी बच्चों इसी तरह होता है। आप अपने इसी वक्त बैठे बैठे अपने हाथ की लकीरों को देखें तो वो बड़ी वाज़े नज़र आ रही हैं, लेकिन आप हाथ को करीब और करीब और करीब और करीब और करीब लाएँ तो फिर वो हाथ अभी नज़र तो आ रहा होगा, आप अभी करके देख रहे होंगे, हाथ नज़र तो आ रहा है लेकिन लकीरें वाज़े नहीं हैं। थोड़ा सा फिर वापस पीछे को लेके जाएंगे तो थोड़ा सा दूर जाके आपको वाज़े नज़र आएंगी।
तो इसका मतलब है कि हमारी आँख से कुछ एक ख़ास फासला ज़रूर होता है हर बंदे की आंख से कि जिस पे हमें वाज़े नज़र आता है, उससे कम फासला हो तो क्लियर नहीं नज़र आता, धुंधला और गैर वाज़े हो जाता है। उसी कम तरीन फासले को कि जो हमें क्लियर हमारी आंख से जो चीज़ें नज़र आती हैं, उस कम तरीन फासले को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अच्छा, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि दूर तरीन कितना हम देख सकते हैं। तो एक सेहतमंद इंसानी आँख जो होती है बच्चों, वो इन्फिनिटी फासले तक देख सकती है, लामहदूद फासले तक, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट वाइज यही बातें जो मैंने भी बोल दी हैं यही लिखी हैं। और छोटा सा बस ये पॉइंट एक बता दूं कि इस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को स्मॉल डी से हम ज़ाहिर किया करेंगे इस चैप्टर के दौरान भी। वो कम तरीन फासला किसी बंदे की आँख से, जिस फासले पर उस बंदे को वाज़ेह तरीन सही नज़र आती है कोई चीज़ या उसका इमेज, तो वो होता है डी, और ये 25 सेंटीमीटर माना जाता है। वैसे ये बहुत शार्पली समझिए कि मेजर्ड वैल्यू नहीं है। ये मोस्टली ज़्यादातर इंसानों में आम सेहतमंद आँख जो होती है, तो आम एक जवान बंदे का इतना होता है। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि ये उम्र के साथ साथ ये चेंज होता है, ये ज़्यादा होता जाता है, एज के साथ साथ ये ज़्यादा होता जाता है। आम तौर पे हम यही लेते हैं जब तक बताया ना जाए तो स्मॉल डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यानी यही जो बातें अभी बोली हैं और समझाई हैं और मैंने आपको बताई हैं, यही अब इधर लिखी है। कहता है दी नॉर्मल ह्यूमन आई कैन फोकस ए शार्प इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द आई इफ़ द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एनीवेयर फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टन पॉइंट कॉल्ड द नियर पॉइंट। उसको नियर पॉइंट भी कहते हैं, जो हमारी आंख से वो कम तरीन फासला जिस पे कोई चीज़ वाज़े नज़र आए, उस पॉइंट को नियर पॉइंट कहते हैं और उस फासले को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। और ये डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई at which an object appear to be distinct is called least distance of distinct vision or near point। यानी उस पॉइंट को नियर पॉइंट कहेंगे जो हाँ आँख से इस फासले पर होगा। लेकिन मोस्टली ये भी कह देते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को ही नियर पॉइंट कहते हैं या नियर पॉइंट वाला फासला कहते हैं। ये हो गया जी। और अगली बातें जो मैंने अभी बताई, कहता है दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल डी, इसको स्मॉल डी से ज़ाहिर करते हैं, इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर फॉर द आई, फ्रॉम दी आई, आँख से इतना होता है तकरीबन। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ हेल्ड क्लोजर टू दी आई देन दिस डिस्टेंस, अगर कोई चीज़ इससे भी करीब है, आँख के और भी करीब है, तो द इमेज फॉर्म्ड विल बी ब्लर्ड एंड फजी। इमेज जो बनेगा वो ब्लर्ड यानी धुंधला और फजी यानी गैर वाज़े होगा। द लोकेशन ऑफ द नियर पॉइंट हाउएवर चेंजेस विद एज और इंक्रीजेज विद एज, एक्चुअली ये बता रहा हूँ आपको। लेकिन जी ये छोटा सा एक टॉपिक ही था 10.1 जो हमने फिनिश किया। 10.2 अगला है मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर, ये पूरा टॉपिक यहाँ से चल के ये आपका जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 215 है, और बच्चों ये आगे तक 216 तक है, यहाँ तक है ये। और उसके बाद फिर पहला मेन लॉन्ग क्वेश्चन ये है इस चैप्टर का, सिंपल माइक्रोस्कोप, जो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम थोड़ी सी ज़रा यही ज़ाहिर बात करने लगे, मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, इसका जो ये वाला इतना पोर्शन है, ये समझिए सारे का सारा मैग्नीफाइंग पावर के बारे में है या मैग्नीफिकेशन के बारे में है। और अगला पूरे का पूरा पेज ये आपको कहा जाए, अगर आता तो नहीं है कभी लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन अगर कभी बिलफर्ज के कभी आए तो कह सकते हैं कि राइट ए नोट ऑन ऑप्टिकल रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर कह दें, तो ये पूरा पेज उसी के बारे में है। तो इतना हिस्सा मैंने बताया कि मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, और ये सारा का सारा पेज ऑप्टिकल रेजोल्यूशन के बारे में है। तो दो हिस्से फिर समझिए इस टॉपिक के जो आप करने जा रहे हैं। तो ये पहला हिस्सा देखते हैं जी, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। इसमें जो बातें लिखी हैं मैं आपके लिए ज़रा नोट्स की तरह ही थोड़ी सी बात करने लगा हूँ। ये मेन पॉइंट इसके पहले आपको डिफाइन कर बता दूँ कि क्या क्या है, फिर इसकी स्टडी भी करते हैं, समझाता हूँ भी हूँ और रीडिंग भी करूँगा यहाँ से। लेकिन जी बच्चों, यहाँ पर जो मेन बातें हम डिस्कस करेंगे, एक तो आपका जो पुराना नॉलेज है लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह का जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, आपको पता ही है, साइड व्यू उसका साइड से देख रहे हैं। वैसे तो वो गोल होता है, अगर उसको इधर से देखें या इधर से देखें तो यूँ गोल होगा, लेकिन आप उसको साइड से देख रहे हैं। जैसे ये मेरा हाथ तो यूँ है, लेकिन मैं इसको यूँ दिखाऊँ तो ये साइड से। तो ये बच्चों बाई कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, पीछे भी कभी बात हुई थी। इस तरह का हो तो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये है बाई यानी दोहरा कॉन्वेक्स, दोनों तरफ से, ये जानते हैं आप। अच्छा, हम जो बातें यहाँ पढ़ने लगे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि पहले तो हम मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात करने लगे हैं
किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, मैग्नीफिकेशन क्या होती है, ये समझने के लिए हम पहली तो बात ये है कि कुछ थोड़ी सी आउटलाइन बनाने लगे। पहले तो हम थोड़ा सा ज़रा तज़किरा करेंगे इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंसेज। और ये मैं बात जो करने लगा हूँ यहाँ पे, इनमें से कोई एक वाहिद बात भी ऐसी नहीं करूँगा जो पिछली क्लासों में ऑलरेडी आपने समझी नहीं हुई या पढ़ी नहीं हुई। मैं ज़रा जल्दी से ही, बहुत क्विकली, किताब वाले ने तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर इसका तज़किरा किया, मैं जल्दी से कुछ इसके बातें एक दो करूँगा जो आपको ऑलरेडी पता है। ये बातें थोड़ी सी करके मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जी इमेज, या मैं बल्कि बोल ही दूँ कि क्या क्या है इसमें, हमने वो डिस्कस करना जो आपने पढ़ा हुआ आपको पता है कि जी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर 2f पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर f और 2f के दरमियान में हो तो इमेज कहाँ बनेगा या ऑब्जेक्ट 2f से परे हो तो इमेज कहाँ बनेगा, और इसी तरह से f यानी फोकल पॉइंट पर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा। ये सारी बातें कोई एक वाहिद शय भी नहीं जो आप पहले से पीछे नहीं पढ़े हुआ और नहीं समझा हुआ और नहीं जानते और आपने उनके टेस्ट नहीं दिए हुए, ये सारी वही बातें हैं। जस्ट हल्की सी इनकी थोड़ी सी ज़रा समझिए आपकी रिवीजन हमने करनी है। मैं बल्कि ब्रैकेट में लिखने लगा हूँ लफ्ज़ रिवीजन, यहाँ पे हमने जस्ट करनी है, कोई बहुत डिटेल्स की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये मेरा हक बनता है मैं आपसे पूछूँ कि बताएं जी आपने क्या छोटी क्लास में पढ़ा है। 8वीं जमात में भी पढ़ा था, बाद में मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, तो इसके बाद फिर हम जो बात करेंगे बच्चों, वो हम मैग्नीफिकेशन को डिफ़ाइन करेंगे। मैग्नीफिकेशन, इसको मैग्नीफिकेशन भी कहेंगे या इसका पूरा नाम वैसे लीनियर मैग्नीफिकेशन भी है। लीनियर मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन या फिर इसको लीनियर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। और उसके बाद हम तीसरा जो पॉइंट यहाँ डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि अपेरेंट साइज़, ज़ाहिरी साइज़ किसी चीज़ का जो हमें नज़र आता है। आपको पता है सूरज हमें जितना बड़ा नज़र आता है उतना एक्चुअली तो नहीं है ना। सितारे, स्टार्स हमें जितने नज़र आते हैं एक्चुअली तो उतने बड़े नहीं हैं, आपको पता है, उससे तो बहुत 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 बड़े हैं, लेकिन बहुत दूर हैं तो छोटे नज़र आते हैं। तो चीज़ों का एक होता है एक्चुअल साइज़, एक होता है जो हमें नज़र आता है। तो हम बात करेंगे अपेरेंट साइज़ किसी चीज़ का जो है वो किस पर डिपेंड करेगा कि बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, जो हमें नज़र आता है वो कैसा बनेगा और किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे चौथे नंबर पे, वो है जी मैग्नीफाइंग पावर, जिसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग पावर या बच्चों एंगुलर मैग्नीफिकेशन और एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ये बेसिकली ये चार चीज़ें अभी हम यहाँ डिस्कस करने लगे हैं। फिर रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन में हम अगले पेज पे बाद में टेक्स्ट बुक पे बात करेंगे। लें जी, इमेज फॉर्मेशन की बात करें यूजिंग कॉन्वेक्स लेंसेज। तो अभी जो मैंने जिक्र किया था जी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं मुख्तलिफ, तो उनमें से मसलन कई हैं, उनमें से जस्ट आपके लिए एक छोटी सी एक एग्जांपल चलिए दे दूं, जैसे बुक वाले ने भी दी हुई है। ये फोकल पॉइंट था, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं लेंस का, ये उसका 2f है। और आपको पता है इमेज हम कैसे देखते हैं कि कहाँ कैसा बनेगा, यूं एरो सा बनाते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट हम यूं दिखाते हैं और f और 2f के दरमियान ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है यहाँ भी उतने ही फासले पर दूसरी तरफ भी f भी है और उधर 2f भी है, उसी तरह जिस तरह यहाँ भी थे, और इधर भी f और 2f, उधर भी फासले सेम ही नज़र भी आए, ये f और ये वाला 2f। चलिए ये ज़रा बेहतर है। अच्छा, अब तो आपको पता है हमने कैसे इमेज बनाना है। तरीका बच्चों ये होता है कि आपने कोई दो लाइट की रेज़ लेनी होती हैं इस ऑब्जेक्ट के हेड से। ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ कि रिवीजन है, जस्ट दोहरा रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता है इनका। दो रेज़ उठानी होती हैं, एक तो ये जो सेंट्रल लाइन ये वाली खींची है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इस लेंस का, तो एक तो उसके पैरेलल जाती है लेंस तक, और वो जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो आगे जाके फोकल पॉइंट से गुजरती है दूसरी तरफ और यूं आगे तक चली जाती है। और दूसरी लाइट की रे हमने उठानी होती है जो लेंस के सेंटर, इस हेड से सीधी सेंटर में से गुजरती है और वो आगे जाके जहाँ भी मिलेगी इस पहली वाली रे को जो फोकल पॉइंट से गुजरी थी, तो वहाँ पे फिर हम कहते हैं जी इमेज बना है।
ये इस जगह पे जहाँ जाके दोनों मिलेंगी, इस जगह पे जहाँ जाके दोनों मिली हैं तो हम कहेंगे वहाँ बना है इमेज। ये ओ था, ओ फॉर ऑब्जेक्ट ये सारा, और ये वाला आई है, आई फॉर इमेज। और ये बात आपको पता है, आप जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट एफ और 2f के इन बिटवीन हो तो उसका इमेज बनता है परली तरफ जाके 2f से परे, और वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है और असल ऑब्जेक्ट से एनलार्ज्ड यानी मैग्नीफाइड यानी बड़ा होकर मिलता है। ये सारी बातें हम जानते हैं। रियल इमेज कौन सा होता है? जहाँ एक्चुअली लाइट की रेज जाके मिले, ये वाली रे और ये वाली रे। जबकि वर्चुअल इमेज एक हम देखेंगे, अभी उसकी भी बात कर लेते हैं, आपको बात से ऑलरेडी पता है, जहाँ लाइट की रेज एक्चुअली ना मिले बल्कि ऐसे लगे जैसे वहाँ मिल रही हैं, तो एक्चुअली ना मिले लाइट की रेज बल्कि लगे जैसे वहाँ मिल रही है। अच्छा, छोटी सी बात और भी यहीं पर एक मैं बतानी चाह रहा हूँ। मैं उस बात को बताने के लिए मैं चलिए लेंस का थोड़ा सा साइज़ बड़ा भी करने लगा हूँ। ये उसकी थोड़ी सी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ वो बात बताने के लिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने कोई दो रेज़ उठानी होती हैं हेड से, वो जो ऑब्जेक्ट है उसके हेड से, तो फिर आगे वो इस तरह से जाके मिलेंगी, तो मैंने बताया इमेज बनेगा, आपको पता है। अच्छा, मैं अब यहाँ पर एक रे और उठाने लगा हूँ, तीसरी। इस ऑब्जेक्ट के हेड से मैंने उठाई और ये इधर ही फोकल पॉइंट से गुजार दी। यहाँ जो इधर फोकस था, उसी जो जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ जो फोकल पॉइंट है वहाँ से गुजारी। वो बच्चों जो यहाँ आएगी वो आगे जाके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो इधर फोकल पॉइंट से गुजरेगी वो आगे जाके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जो इधर पैरेलल आई थी वो आगे जाके फोकल से गुजरेगी। ये सिंपल सा असूल है। और आपने देखा, आपने कुछ नोट किया बच्चों, मैंने कोई फुट स्केल तो नहीं यूज़ किया, मैं तो रफली जस्ट अपने हाथ से ऐसे ही बना रहा हूँ। उसके बावजूद आपने गौर किया कि बिल्कुल जहाँ पे पहली दोनों रेज जिस जगह मिली थी इस इमेज के हेड पे, ये तीसरी भी एग्जैक्ट उधर ऑटोमेटिकली उधर ही मिली है। तो अब ये बात एक छोटी सी यहाँ से याद रखिएगा। इमेज इधर आपने चेक करना है कि इधर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कैसा और किधर बनेगा। तो आपको कोई दो रेज उठानी होती हैं, या उनमें से एक जो सेंटर, ये जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है यानी लेंस के सेंटर से, और वो सीधी चली जाती है बगैर मुड़े, वो वाली रे ये तो लाजमी लेनी है। और ऊपर वाली या ये नीचे वाली, दोनों में से कोई एक लेनी होती है, तीनों ज़रूरत नहीं होती। या तो सेंटर वाली और ऊपर वाली वो भी उधर ही मिलेंगी और इमेज बनेगा, या फिर सेंटर वाली और ये वाली नीचे वाली वो भी उधर ही मिलेगी और इमेज बनेगा। तो आप इन तीनों में से कोई दो, सेंटर वाली ज़रूरी नहीं है और ऊपर वाली या नीचे वाली कोई दो ले सकते हैं, तो इस तरह इमेज मिल जाएगा। ये बड़ा अहम पॉइंट जो आगे कहीं यूज़ भी होना, ये बता दिया। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का भी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, तो जैसे मैं बता रहा था कि इधर 2f पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज भी 2f पे बनेगा, सेम साइज़ का होगा, रियल होगा। और अगर इधर 2f से परे हो जाए ऑब्जेक्ट तो इमेज f और 2f के दरमियान में होगा, साइज़ छोटा होगा उसका ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और f और 2f के दरमियान में तो खैर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f से परे, और कैसा होगा बताया अभी। फिर ऑब्जेक्ट और करीब आया तो फोकल पॉइंट पे ही आ गया, तो आपको पता है फिर आगे जाके लाइट की रेज पैरेलल हो जाती हैं आपस में और वो इन्फिनिटी पर जाके मिलती हैं। बहुत बड़ा साइज़ इमेज का बनता है इन्फिनिटी पे, लेकिन लामहदूद फासले पे। और अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से भी अंदर आ जाए तो जल्दी से चलिए बात इधर कर ही देते हैं जो मैं बात करने लगा हूँ। ये लेंस था और ऑब्जेक्ट आपका जो है वो अगर फोकल पॉइंट के भी अंदर आ गया, ये ऑब्जेक्ट है O फॉर ऑब्जेक्ट, तो इधर भी F और उतने ही फासले पर बच्चों, ये उतने ही फासले पर इधर भी F। तो अब एक रे, चलिए उसी तरह से लाइट की एक रे इधर से आई, ये लेंस के सेंटर से तो लेनी ही लेनी है, वो सीधी आगे चली गई। और दूसरी जो रे है वो, चलिए ये ले ली हमने जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल गई, वो आगे जाके आपको पता है किधर से गुजरेगी, फोकल पॉइंट के अंदर से, लेंस के फोकस के अंदर से। ये बात की हुई आपको पता है। तो ये थोड़ी फैलती हुई यूँ पर आगे जाते जाते फैलती जाएंगी और कहीं भी मिलेंगी नहीं। लेकिन अगर हम इसको इधर से देख रहे होंगे, ये आपकी आँख है, अगर इधर से देखेंगे तो बच्चों आपको लगेगा कि जैसे ये दोनों रेज़ कहीं यहाँ से कहीं पीछे से, यहाँ से कहीं से फूट रही हैं, यानी इधर आपको इमेज फील होगा जैसे बना है। इसको मैं डैश डैश से दिखाने लगा हूँ इस इमेज को, ये वाला इमेज आपको लगेगा कि जैसे यहाँ बना है। एक्चुअली नहीं वैसे बना, क्योंकि लाइट की रेज़ तो इधर को चली गई हैं, फैलती हुई परे चली गई हैं कहीं मिली तो नहीं है, लेकिन इधर से लगेगा जैसे यहाँ से इस जगह से जैसे आपस में इंटरसेक्ट करके बाहर को आ रही हैं। तो जहाँ एक्चुअली मिलती हैं वहाँ बनता है रियल इमेज जैसे ऊपर था, और जहाँ मिलती नहीं बल्कि लगता है जैसे मिलती हैं तो वहाँ बनता है वर्चुअल इमेज। और ये बात आपकी बड़ी जानी पहचानी है, ये अब चीज़ें आगे यूज़ करनी है।
ठीक हो गया जी, बस यही कुछ काफ़ी है। जल्दी से हमने क्विकली रिवाइज़ कर ली वो बातें जो आपको ऑलरेडी पता है। आगे बच्चों मैग्नीफिकेशन की बात हो रही है, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन पहले, फिर अपेरेंट साइज़ चीज़ का कितना नजर आएगा कैसा, फिर उसकी बात, और फिर उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर, उसकी डेफिनेशन जिसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। सबसे पहली बात, मैग्नीफिकेशन या लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है, तो पहले भी आप जानते हैं मैग्नीफिकेशन या पूरा नाम लीनियर मैग्नीफिकेशन ये होती है साइज़ ऑफ द इमेज, साइज़ ऑफ द इमेज मैं उसको आई से अगर ज़ाहिर करूँ, ये पूरा इमेज का साइज़ इधर या इधर ये वाला कह लें, और डिवाइड बाय साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना बड़ा है इमेज और डिवाइड बाय कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट उसका साइज़। ये रेशो क्या देती है, ये सिंपली ये बताती है कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी लेंस या किसी माइक्रोस्कोप वगैरह ने ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज कितने गुना बड़ा या छोटा करके दिखाया। अगर इसका मसलन आंसर आ गया 2, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे लेंस ने या किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने ऑब्जेक्ट के मुकाबले में 2 गुना बड़ा करके दिखाया इमेज। और अगर इसका बच्चों आंसर आ गया 0.5, तो पता चला कि उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने या लेंस ने हमारे लिए जो असल साइज़ था उससे भी आधा करके छोटा करके दिखाया। तो ये इससे पता चल जाता है कि असल ऑब्जेक्ट के मुकाबले में कितने गुना हो गया या कितनवा हिस्सा उसका हो गया साइज़ ऑफ द इमेज। यही डेफिनेशन है इसकी, द रेशियो ऑफ द साइज़ ऑफ द इमेज टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन या लीनियर मैग्नीफिकेशन। और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ऊपर भी साइज़ है, सेंटीमीटर में या मीटरों में उसकी हाइट है इमेज की, और ये भी ऑब्जेक्ट की भी साइज़ या हाइट है। अपेरेंट साइज़, किसी चीज़ का ज़ाहरी साइज़ कि हमें कितनी बड़ी नज़र आती है, ये बच्चों डिपेंड किस पे करेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सूरज जितना बड़ा हमें नज़र आता है एक्चुअली तो उतना बड़ा नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। सितारे भी इसी तरह से, वो तो बहुत बड़े हैं। तो फिर अपेरेंट साइज़ जो होता है वो डिपेंड करता है कि उस चीज़ ने एंगल कितना बनाया हमारी आँख पर, विजुअल एंगल कितना बड़ा बनाया। अपेरेंट साइज़ डिपेंड्स ऑन विजुअल एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई। ये क्या है इसकी बात अभी थोड़ी सी करते हैं। जबकि खुद विजुअल एंगल बड़ा बनेगा या छोटा, ये बच्चों डिपेंड करेगा 2 चीज़ों पे, एक्चुअल साइज़ के ऊपर भी, एक चीज़ का साइज़ असल में ही बड़ा है तो वो हमारी आंख पर विजुअल एंगल भी बड़ा बनाएगी, और एक चीज़ का साइज़ असल में छोटा है तो विजुअल एंगल भी छोटा बनाएगी। और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द आई, कि उसका हमारी आंख से फासला कितना था, डिस्टेंस फ्रॉम दी आई, आँख से फासला कितना था। तो विजुअल एंगल बड़ा बनेगा या छोटा, वो डिपेंड इन 2 चीज़ों पे करेगा। असल में चीज़ बड़ी है तो बड़ा बनेगा, असल में छोटी है तो छोटा बनेगा। और डिस्टेंस फ्रॉम द आई अगर ज़्यादा है तो एंगल छोटा बनेगा, और कम है तो बड़ा बनेगा। उसी के मुताबिक फिर विजुअल एंगल बड़ा छोटा होगा तो अपेरेंट साइज़ बड़ा छोटा होगा। तो अपेरेंट साइज़ किसी चीज़ का विजुअल एंगल पे डिपेंड करता है, विजुअल एंगल इन 2 चीज़ों पे। अब ये विजुअल एंगल की थोड़ी सी बात कर दें तो ये चलिए, वैसे तो आसान ही सिंपल सी डायग्राम है। मैं यहाँ से आपकी बुक को ही थोड़ा सा दिखा दूँ यहाँ से, तो हम कहीं यहाँ कहीं पहुँचे हुए हैं, अभी रीडिंग भी करनी है। तो ये है जी बच्चों, ये था ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये था O फॉर ऑब्जेक्ट, और ये इसका पीछे आँख पे, ये आँख है, ये आपका आई बॉल है। तो इस यहाँ पर आँख का लेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर और नीचे से 2 रेज़ निकली, इधर से और इधर से, और वो आपस में क्रॉस होकर और यहाँ जाके रेटिना के ऊपर, आँख के पीछे जो आँख का पर्दा होता है जिसको रेटिना कहते हैं, ये है जो बना है इमेज, उल्टा इमेज बना है। ये बातें आपको ऑलरेडी पता है, हमारी आंख पर रेटिना के ऊपर चीज़ों का उल्टा इमेज बनता है। बाद में वो ऑप्टिक नर्व्स के ज़रिए दिमाग तक जाते हुए फिर दोबारा सीधा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा बनता है। अच्छा, तो ये है साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है साइज़ ऑफ द इमेज। और अगली तस्वीर में उसी चीज़ का वही साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट है, वो ज़रा दूर हो गया आँख से। तो देखें यहाँ थीटा, ये वाला एंगल जो थीटा बना है, इसके हेड और इसके टेल से आती हुई, हेड ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट से आती हुई 2 रेज़ का आपस का जो एंगल खुला, वो वही है विजुअल एंगल। ये थीटा डैश है, अगर गौर से देखे नज़र आ रहा होगा, थीटा डैश, ये दूसरा वाला दूसरी डायग्राम में। वही ऑब्जेक्ट दूर चला गया तो ये थोड़ा क्लोज हो गया, ये एंगल छोटा हो गया। आप इजीली खुद भी ये डायग्राम बना के देख सकते हैं। और एंगल छोटा हुआ तो वो देखें पीछे जो लाइट की रेज़ जाके रेटिना पर बनी इमेज बनाया उन्होंने, आई डैश है, तो वो उस आई से छोटा है, वो आप देख सकते हैं। तो फिर अगर थीटा डैश वाज स्मॉलर दैन थीटा, तो रिज़ल्ट निकला कि आई डैश वाज स्मॉलर दैन आई, हालांकि उस ऑब्जेक्ट का साइज़ वही है जो पहले था। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम दी आई पर डिपेंड करता है विजुअल एंगल, और साइज़ पे भी वैसे करता है, ये यहाँ दिखाया नहीं, लेकिन वो भी सिंपल सी बात है। चलिए वो भी थोड़ी सी मैं बात आपके लिए जल्दी से कर ही दूँ। तो ये देखें ना जी, ये आपका वही आई बॉल है और ये उसके आगे वो लेंस है। तो बच्चों एक चीज़ छोटी सी है यहाँ पड़ी हुई है,
तो उसकी दोनों ऊपर और नीचे वाले सिरों से ये लाइट की रेज गई हैं और आगे जाके यहाँ पे छोटा सा इमेज बना, ये वाला छोटा सा, ये थीटा उसने बनाया विजुअल एंगल। लेकिन उतने ही फासले पर, इस दफ़ा फासला नहीं चेंज किया, साइज़ चेंज किया। ये एक चीज़ उतने ही फासले पर आँख से पड़ी हुई है, ये बड़े साइज़ की चीज़ है, तो ऑटोमेटिकली उसने एंगल भी तो बड़ा ही बनाया और इसीलिए उसका पीछे जाके इमेज भी तो बड़ा ही खुला, बड़ा ही बना। तो ये साइज़ पर भी एक्चुअल साइज़ पर भी डिपेंड करता है ये बताया था ऊपर, एक्चुअल साइज़ पे भी विजुअल एंगल डिपेंड करता है और डिस्टेंस फ्रॉम दी आई, आंख से फासले पर भी। ये डिस्टेंस वाली जो डायग्राम है ये आपकी किताब पे है और मैंने एक्चुअल साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट की ये दिखा दी, कंपैरिजन दिखा दिया। तो यहाँ भी थीटा, यहाँ इस दफ़ा थीटा डैश इज़ ग्रेटर दैन थीटा, बड़ा साइज़ चीज़ का तो विजुअल एंगल बड़ा बना चुना चाहिए, पीछे इमेज आँख के रेटिना पे बड़ा बना, और छोटा साइज़ का ऑब्जेक्ट तो छोटा थीटा बना, विजुअल एंगल छोटा तो इमेज भी छोटा बना। ये सिंपल सी बात है। और ये बात बढ़िया हमें ये पल्ले बांध लेनी है, आगे यूज़ भी होनी है कि बच्चों किसी भी चीज़ का इमेज क्लियर तरीन और बड़ा तरीन, ये दो शर्तें, क्लियर तरीन और बड़ा तरीन, ये दो शर्तें जब पूरी हों तो इसका मतलब होता है वो चीज़ हमारी आंख से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे पड़ी हुई है। ये बात याद रखिएगा। बड़ा तरीन, देखें किसी चीज़ को दूर से देख रहे हैं तो छोटी नज़र आ रही है, करीब लाएँ और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती गई, साथ वाज़े भी होती गई। बहुत करीब लाएँ तो और बड़ी तो हो गई, अपना हाथ फिर से करीब लाएँ, उसकी लकीरें नहीं नज़र आ रही हैं आपको, बहुत करीब ला रहे हैं तो, लेकिन हाथ वैसे नज़र तो आ रहा होगा धुंधला सा, लेकिन बड़ा होकर नज़र आ रहा होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप पूरा बाजू फैला के दूर ले जाएँ आँख से तो हाथ थोड़ा सा छोटा नज़र आएगा, लेकिन करीब लाने पर काफ़ी बड़ा नज़र आएगा, लेकिन बहुत करीब लाने पर हाथ की लकीरें वाज़े नहीं होंगी। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको क्लियर तरीन और बड़ा तरीन, ये दो शर्तें जब पूरी होंगी तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपकी आंख से एग्जैक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के फासले पर पड़ी हुई है, जब ये दोनों शर्तें इकट्ठी पूरी होंगी। और लास्ट पॉइंट मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो जो अभी हमने विजुअल एंगल्स का तज़करा कर लिया, उसकी बात समझ ली, तो जिस तरह साइज़ ऑफ द इमेज डिवाइड बाई साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन या जस्ट मैग्नीफिकेशन, उसी तरह मैग्नीफाइंग पावर जिसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, उसकी बच्चों डेफिनेशन है कि ये है रेशो बिटवीन टू एंगल्स। कौन कौन से एंगल? जो कि थीटा आई, चलिए कह लीजिए, जो इमेज ने हमारी आंख पर बनाया, डिवाइड बाय थीटा ओ, जो ऑब्जेक्ट ने डायरेक्ट हमारी आंख पे बनाया। ये चीज़ के इमेज ने बनाया जब किसी डिवाइस के थ्रू, किसी लेंस वगैरह के थ्रू चीज़ को देखा जा रहा था। इधर ही आप देख लीजिए, या यहाँ चलिए, ये हमारी आँख, या ये हमारी आँख के आगे एक लेंस पड़ा हुआ है, तो ये जो टोटल एंगल ये वाला खुला है, ये वाला, ये थीटा, ये विजुअल एंगल है जो इस इमेज ने हमारी आंख पर ये खोल के बनाया। जब हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी चीज़ को देख रहे थे तो उसके इमेज ने कितना बड़ा हमारी आंख पर एंगल बनाया, दैट इज़ कॉल्ड, ये जिसको मैंने थीटा आई लिख दिया, जो इमेज ने किसी डिवाइस के थ्रू देखते हुए हमारी आंख पर बनाया, जबकि थीटा ओ वो है जो ऑब्जेक्ट ने डायरेक्ट हमारी आंख पर बनाया। तो इन्हीं की रेशो को कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। और ये है जी, अब जो बातें मैंने अभी सारी कर दी हैं वो पूरे पॉइंट नोट्स के वो चारों ये आपके सामने हैं, और अब मैं उन्हीं की आपकी दोहराई करने लगा हूँ, जल्दी से आपकी रीडिंग आपके लिए करने लगा हूँ। पहला पॉइंट अभी देखा था, इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है थ्रू लेंसेज। आपको पता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एट ए पॉइंट बियॉन्ड इट्स फोकस, ये इस डायग्राम की बात फिलहाल हो रही है, फोकस से आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एज शोन इन फिगर, जैसे ये दिखाया गया। ये P है फासला, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, और ये Q है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, आपको पता है। और फिर वो डेफिनेशन है जी, ये जो ग्रीन पट्टी में लिखी हुई है मैग्नीफिकेशन की या लीनियर मैग्नीफिकेशन की, द रेशो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन या लीनियर मैग्नीफिकेशन। और फिर कहता है जी, as the object is brought from a far off point to the focus, the magnification goes on increasing। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बातें सारी बताई थी यहाँ पे कि जो चीज़ करीब आती जाती है, ऑब्जेक्ट करीब आता जाता है तो इसका इमेज और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है, इन्फिनिटी से जो फोकस तक आता है। फोकस के अंदर आ जाए तो फिर खैर फिर भी बड़ा ही बनता है, लेकिन वो फिर वर्चुअल होता है। रियल इमेज बस अगर बात करें तो वो फोकस इन्फिनिटी से फोकस तक इस पॉइंट तक वो बड़ा ही बड़ा और बड़ा बड़ा और बड़ा होता जाता है। लें जी, अगली जो बात है ये हमारा तीसरा पॉइंट, अपैरेंट साइज, ये वाला पॉइंट अपैरेंट साइज। तो कहता है अपैरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द आई। अपैरेंट साइज डिपेंड करता है वो जो उस चीज़ ने हमारी आंख पर एंगल बनाया था, यानी विजुअल एंगल। Thus, the closer the object to the eye, the greater is the angle subtended and larger appears the size of the object। जितना करीब होगा कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंख के तो उतना ही बड़ा विजुअल एंगल हमारी आंख पर बनेगा और उतना ही उसका साइज़ हमें बड़ा नज़र आएगा। द मैक्सिमम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सीन बाई नेकेड आई,
नेकेड आई, नंगी आंख से जो हम चीज़ देखते हैं, मतलब आगे कोई लेंस नहीं रखा हुआ, कोई ऐनक या कोई टेलीस्कोप नहीं रखी, जस्ट आंख से जो चीज़ देख रहे हैं, तो उसका जो मैक्सिमम साइज नज़र आएगा इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। मैक्सिमम और क्लियर, ये इसने लिखा नहीं, लेकिन मैक्सिमम भी और क्लियर भी दो शर्तें बेक वक्त पूरी होंगी तो वो चीज़ हमारी आंख से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन के फासले पर पड़ी होगी। फॉर लेसर डिस्टेंस, इससे कम फासले पर पड़ी होगी, द इमेज फॉर्म्ड लुक्स ब्लर्ड, ये बात ऊपर भी ऑलरेडी हो गई है। एंड द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर नॉट विजिबल, जैसे आपके हाथ की मैंने कहा लकीरें हैं, वो आपके हाथ की जो इमेज की डिटेल्स हैं, आपके हाथ की लकीरें जो हैं वो वाज़े नहीं नज़र आएंगी अगर और करीब आ गया। और एंड पे बच्चों ये डेफिनेशन है जो हमारा यहाँ पे ये चौथा पॉइंट था मैग्नीफाइंग पावर का, और ये डायग्राम तो बाय द वे हम समझ ही चुके हैं। तो कहता है कि मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस टू दैट सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई। दो एंगल्स की रेशो है ये मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन। उस एंगल की जो किसी इमेज ने हमारी आंख पर बनाया किसी लेंस वगैरह के थ्रू, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के थ्रू देखने पर, और डिवाइडेड बाय वो वाला एंगल जो डायरेक्ट उस चीज़ ने हमारी आंख पर बनाया बगैर किसी लेंस के, बगैर किसी डिवाइस की मदद के। अनएडेड आई यानी एड नहीं, कोई मदद नहीं, कोई आगे चीज़ नहीं रखी हुई आंख के, डायरेक्ट आंख पर बनाया, यानी किसी डिवाइस के थ्रू देखने पर जो इमेज ने एंगल बनाया डिवाइड बाई वो वाला एंगल जो डायरेक्ट हमारी आंख पर ऑब्जेक्ट ने बनाया। लें जी, उसे कहते हैं, इनकी रेशो को कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और इसकी भी ज़ाहिर है कोई यूनिट नहीं है, दो एंगल्स की रेशो है तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। लें जी, यहाँ तक आज का आपका लेक्चर काफ़ी है जी। थैंक यू वेरी मच।